जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो है आपके सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके एनसीईआरटी के बुक में से बनेंगे, क्लास 6, 7 और 8 क्लास के बुक में से बनेंगे। एनसीईआरटी का जो भी बुक है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या फिर राजनीति विज्ञान हो, हम तीनों ही बुक के ऊपर जो चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम हर एक पार्ट को समझते हैं, वो पढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे ही हमने इससे पहले क्लास 6 इतिहास और क्लास 7 का इतिहास जो भी है, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से ही हमने पूरा किया है और डिस्कशन भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। आज के ये जो वीडियो है आज का, इसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट पढ़ रखा है। हमने कल के सेशन में वहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ कर के आना है, क्योंकि जब आप पढ़ कर के आएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो क्लास है, ये क्लास आपका रिवीजन का है, मतलब कि आप पहले पढ़ कर के आएंगे, आपने कितना पढ़ा है और कहाँ-कहाँ पर आपकी कमी रह गई है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये क्लासेस है। तो जो पढ़ कर के आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ कर के आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल के क्लास में जब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, वहाँ पर आप पढ़ कर के आएंगे। चलिए, जो पढ़ कर के आए हैं उसे बहुत-बहुत बधाई हो। करते हैं शुरू आज के सेशन को। जो पढ़ कर के आए हैं, एक बार आप अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है। चलिए, पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ना, कई भाषाओं को जानता है और उसे पढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक अध्यापक, बहुप्रतिभाशाली, भाषाविद या फिर शिक्षार्थी? सही आंसर इस प्रश्न का, ऐसे जो छात्र होते हैं, जो भाषा के जानकार होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम भाषाविद कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद शब्द है, विद शब्द का अर्थ ही होता है जानने वाला। विद शब्द का क्या अर्थ है? विद शब्द का अर्थ होता है जानने वाला। भाई किसे जानने वाला? तो भाषाविद, मतलब कि भाषा को जानने वाला जो होता है, उसे हम कहेंगे भाषाविद। और प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, क्या पूछा है? कई भाषाओं को जानता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाषाविद कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, डैश संस्कृत का अध्ययन करने वाले पहले कंपनी अधिकारियों में से एक थे। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति था, कोई एक अधिकारी था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत को सम्मान दिया है। बताइएगा उस व्यक्ति पर्सन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोम्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, विलियम जोम्स से रिलेटेड 2-3 बातें हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। जैसे कि सबसे पहला है हमारा, विलियम जोम्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। तो आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा विलियम जोम्स। एक फैक्ट और नोट डाउन करना अपने कॉपी में, इन्होंने एक एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रारंभ किया था। पत्रिका का नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्च, एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर हो जाएगा विलियम जोम्स। तो जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और विलियम जोम्स से रिलेटेड 2 फैक्ट आपको और याद रखना है कि विलियम जोम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी है। दूसरा जो है वो है एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रारंभ करी है।
ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विलियम जोन्स ने एक पत्रिका शुरू की है जिसका नाम था, ऊपर अभी आपने पढ़ा है, विलियम जोन्स के द्वारा एक पत्रिका प्रारंभ की जाती है, नाम है उसका एशियाटिक रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 4 है, डैश एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था। याद करिए, जब मैं आपको पहला प्रश्न सॉल्व करवा रहा था मैंने वहीं पर आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो हेनरी कोलब्रुक है, हेनरी कोलब्रुक, इन्होंने संस्कृत के प्रति अपना भाव प्रकट किया था और संस्कृत को एक सम्माननीय दृष्टि से देखा था। इनके अलावा और कौन थे, आपको एक नाम और ऐड करना है। हेनरी कोलब्रुक थे ही थे, इसके साथ एक और थे, नाम था विलियम जोन्स। ये 2 व्यक्ति थे जो कि संस्कृत के प्रति अपना गहरा सम्मान समर्पित कर रखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस प्रश्न का। करते हैं हम अगला प्रश्न, 5वें नंबर का प्रश्न है, इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए, इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए 1861, ये 1861 नहीं है, ये यहाँ पर है 1781। 1781 में डैश स्थान पर एक मदरसा स्थापित किया गया था। बताइएगा, इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए मदरसा की स्थापना की जाती है 1781 में, पर किस स्थान पर की जाती है, ये इस प्रश्न में आपसे सवाल पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। पहला कि इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? मदरसा की। कब स्थापना की गई थी? दूसरा प्रश्न है 1881 में कहाँ पर स्थापना की जाती है? कोलकाता में स्थापना की जाती है। इस प्रश्न से ही आपके 3 प्रश्न बनेंगे। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना या फिर इसे आप कहीं एक जगह इकट्ठा करके लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डैश की शुरुआत 1835 में हुई थी। ये नीचे आपको 4 अधिनियम दे रखे हैं क्रमशः। अब बताइएगा 1835 में भारत में निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम प्रारंभ किया गया था? आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में प्रारंभ किया था। ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व करना। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, जिन लोगों को एशियाई भाषा और संस्कृति का विद्वत्तापूर्ण ज्ञान है उन्हें क्या कहा जाता है? 7वें नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है, जिन लोगों को एशियाई भाषा और संस्कृति का विद्वत्तापूर्ण मतलब कि गहन ज्ञान है उन्हें हम क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आप सभी का, भारत में वाणिज्यिक के लिए शिक्षा, ठीक है, किसके लिए? वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच डैश द्वारा पेश किया गया। यदि आपको वुड का पूरा नाम पता है, ठीक है, इसका पूरा नाम पता है, तो विश्वास करिए आप इस प्रश्न का आंसर सही जवाब दोगे। इसका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ आगे जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और है, वहां पर मैं आपको टोटल समझाऊंगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 9वें नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फारसी पढ़ लिख और पढ़ा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। क्या उन्हें हम मुंशी कहेंगे या फिर मौलवी कहेंगे या फिर काजी कहेंगे या फिर ब्राह्मण कहेंगे? 4 ऑप्शन है, क्लियर कट आंसर कौन सा है आपको सही जवाब बताना है। आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए,
जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि फारसी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मुंशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच का उद्देश्य भारतीय लोगों से डैश को बाहर निकालना भी था। अब बताइएगा ये वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था। आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नैतिक चरित्र निकालना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सबसे पहले जो वुड डिस्पैच है ये कब आता है, आपको नोट डाउन करना है। 1854 में वुड डिस्पैच आता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, डैश ने भारत को एक असभ्य समाज के रूप में देखा जिसे सभ्य बनाने की आवश्यकता थी। ठीक है, जेम्स मिल, थॉमस मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा है। आंसर है थॉमस मैकाले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, थॉमस मैकाले ने भारत को एक असभ्य समाज के रूप में देखा जिसे सभ्य बनाने की आवश्यकता है, इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के थॉमस मैकाले ने अपनी मैकाले पद्धति प्रारंभ करी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अपना स्कोरिंग करते रहना साथ ही साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए पढ़ने का दो तरीका होता है, एक तो आप पढ़ते चले जाओ, दूसरा पढ़ते जाओ और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करते चलो। दो कंडीशन है, इनमें आपको लाभ क्या मिलेगा। जो लोग केवल पढ़ते हुए चले जाएंगे उनको क्वेश्चन की प्रकृति का पता नहीं लगेगा, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम के पेपर में, ये इन चीज़ों से वो अनभिज्ञ रह जाएंगे। और जो व्यक्ति पढ़ते हुए साथ में मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते चलता है, उनको ये पता रहता है कि ये वाला प्रश्न जो है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। और दूसरा ये है कि उसको अभ्यास हो जाता है, थोड़ा सा भी इधर उधर शब्द हेर फेर हुआ वो पकड़ लेता है तुरंत कि हाँ भाई यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ न कुछ कमी है, इसका आंसर कुछ और होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप केवल पढ़ते मत रहो, पढ़ाई के साथ साथ आप बीच बीच में अपना मूल्यांकन, अपना इवेल्युएट कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है और कहाँ कहाँ आपकी कमी है। आप विश्वास करिए, जब आप इस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करोगे तो आपके लिए कोई सा एग्जाम एक हलवा के रूप में हो जाएगा, कभी भी आप उसे चख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में डैश का विरोध कर रही थी। किसका विरोध कर रही थी 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी। सही उत्तर है, ये मिशनरी गतिविधियों का विरोध कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, डैश कॉलेज कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया है। यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा जो अभी आपसे पूछा है कि कौन सा कॉलेज कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित है। आंसर है आपका श्रीरामपुर, हुगली नदी के तट पर स्थित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि कोलकाता जो है किस नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। ये दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हालांकि ये वाला जो प्रश्न है ये प्रश्न 2021 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, डैश प्राच्यवादियों के विचारों का पर हमला करने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे। ये चारों ही ब्रिटिश अधिकारी है। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों में से प्राच्यवादियों के विचारों पर हमला करने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जेम्स मिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये चीज आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं तीन भाग? हिंदू, मुस्लिम और तीसरा कौन सा है, कमेंट करके जल्दी से बताना। तीसरा है ब्रिटिश। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1830 के दशक में ग्रामीण बिहार और बंगाल में डैश से अधिक स्कूल थे। 1830 के दशक में
एक एडम ने रिपोर्ट पेश किया था और इस रिपोर्ट में पेश किया था कि जो गांव में बिहार और बंगाल के गांव में लगभग कितने स्कूल थे, कमेंट सेशन में जल्दी बताइए। लगभग 1 लाख से अधिक स्कूल थे। और इस स्कूलों की खासियत क्या होती थी, स्कूल में बिल्कुल लचीलापन था शिक्षा प्राप्त करने का। दूसरा यह है कि जब कृषि का समय होता था, जब खेती का समय होता था, उस समय पर स्कूल बंद कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चे थे वो जाकर के अपना काम करें, अपने मम्मी पापा की हेल्प करें और वहाँ से कृषि उपार्जन करके पूरा साल भर के लिए निश्चिंत हो जाए और अपना पढ़ाई करे फिर से। तो आपको याद रखना है 1830 के दशक में बिहार और बंगाल में 1 लाख से अधिक स्कूल थे। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? नाम नोट डाउन करना, एडम के रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। डैश ने 1830 के दशक में स्थानीय स्कूलों में शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिहार और बंगाल का दौरा किया। नाम अभी नोट करवाया है मैंने आपको। किसने किया था? विलियम एडम्स ने किया था। कब? 1830 के दशक में। ये दो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसे। चलिए अगला प्रश्न है 1830 के दशक में डैश शुरू होने के बाद ग्रामीण छात्रों के लिए कोई कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी। बताइए कि किस समय कक्षा आयोजित नहीं की जाती थी? सही आंसर है फसल का जब मौसम होता था, जब कृषि का समय होता था, उस समय पर 1830 के दशक में जो कक्षाएं हैं वो निरस्त कर दी जाती थी। क्यों निरस्त कर दी जाती थी? ताकि ये बच्चे जाकर के अपने माँ बाप की सहायता करें और फसल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इकट्ठा करके पूरे साल भर के लिए निश्चिंत हो जाए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने डैश में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी? सही आंसर है ये करी थी बनारस में। अब जल्दी से कमेंट करके बताना कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी 1791 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना कब स्थापना करी गई थी। 1791 में किसकी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? बनारस में। अगला प्रश्न है डैश एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद करी थी। सबसे पहले सेरामपुर को देखना। एक सेरामपुर जो है कॉलेज है जो कि कोलकाता में, जो कि कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर प्रश्न आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि डैश एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए विलियम कैरी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्थापना में मदद करी व्यक्ति का नाम है विलियम कैरी। ये कॉलेज कहाँ पर स्थित है? श्रीरामपुर एक कॉलेज भी है, ये कॉलेज है कोलकाता में हुगली नदी के तट पर। चलिए ये प्रश्न है आपके लिए। मैंने आपसे, ध्यान करो, जब पिछले बार क्वेश्चन करवाया था मैंने 10वां या 11वां क्वेश्चन था, जब वहां पर हमने वुड डिस्पैच की बात करी थी, मैंने आपको बताया था वुड डिस्पैच की शुरुआत कब हुई थी। मैंने वहां पर आपसे ये भी कहा था इसके विषय में मैं डिटेल में आगे आपसे चर्चा करूंगा जब हमारा ये प्रश्न आएगा। तो ये वो वाला प्रश्न है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या है। वुड डिस्पैच की शुरुआत डैश में हुई थी। आपसे सन पूछा है कब हुई थी, उत्तर है आपका 1854 में हुई थी। ये बड़ी बात नहीं है कि कब शुरू हुई थी, पर वुड डिस्पैच है क्या चीज़ हमें ये समझना है। देखिए 1854 में लंदन में स्थित एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, तो 1854 में कोलकाता में स्थित
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। ठीक है, इनके नाम से, किसके नाम से? वुड के नाम से एक पत्र लिखा था। जो ये वाला पत्र था शिक्षा के विषय में, इसी पत्र को किस नाम से जाना गया? वुड की नीति लिखी गई। किसको लिखा गया था? आपको याद रखना है, ये लिखा गया था चार्ल्स वुड को। चार्ल्स वुड को यह पत्र लिखा गया था। और जो चार्ल्स वुड को पत्र लिखा गया, इसी पत्र को हम लोगों ने क्या कहा? वुड की नीति कहा हमने। वुड की नीति पत्र। इसी वुड की नीति पत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वुड डिस्पैच। तो आपको समझना है वुड डिस्पैच जो है क्या चीज़ है। 1854 में इसकी प्रारंभ होती है। वुड डिस्पैच लंदन में स्थित एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। इन्होंने चार्ल्स वुड को शिक्षा के विषय में एक पत्र लिखा था। जो पत्र था किनके द्वारा लिखा गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिखा गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चार्ल्स वुड को लिखा गया पत्र था, इसी पत्र को हमने वुड की नीति पत्र या फिर वुड डिस्पैच का नाम दिया है। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा हिंट के लिए आप अपने कॉपी में कहीं पर कोने में ये लिख लेना कि 1854 में वुड डिस्पैच की शुरुआत हुई है। लंदन में स्थित एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने एक चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति को एक पत्र लिखा। चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति को पत्र लिखा है, इसी पत्र को हम लोग वुड की नीति पत्र कहे। हम लोगों ने वुड की नीति पत्र को ही आगे चल करके हमने वुड डिस्पैच का नाम दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न करना फिर। अगला प्रश्न है कि डैश ने तर्क दिया था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया था। ये जो कथन है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया था, ये कथन किस व्यक्ति से जुड़ा है? ये कथन सही आंसर है, कथन महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी और बंगाल के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये दोनों जब आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, वहीं पर महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर से ये बात कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना करके रख दिया है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है आपका कि अरबिंदो घोष के अनुसार शिक्षा को भारत के छात्रों में डैश की भावना जागृत करनी चाहिए। किसकी भावना जागृत करनी चाहिए? आपको याद रखना है कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला और इजी प्रश्न है, कई बार हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। डैश शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर है कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डैश ने 1901 में शांति निकेतन की शुरुआत करी थी। शांति निकेतन सबसे पहले आपको ये जानना है कहाँ पर है? ये बंगाल में है। और निम्नलिखित में से बंगाल के रहने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो एक अनुमान लगा लीजिए कि 1901 में शांति निकेतन की जो शुरुआत है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। अब आप में से कोई कमेंट करके बताएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर करी थी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेशन में देना है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, डैश ने बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी ब्रिटिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी। बताइएगा कब हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना? ये हुई थी 1791 में। किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल में कहाँ पर की गई थी ये मैं आपको बताता हूँ। इस की स्थापना की गई थी बनारस में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। पर हिंदू कॉलेज किसके द्वारा स्थापित की जाती है? स्थापित की जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिख करके देंगे। मैं
इंतजार करूंगा आप लोगों के आंसर का। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर का। ग्रामीण डैश जिन्होंने एक नियमों को स्वीकार किया उन्हें कंपनी द्वारा सरकारी अनुदान के माध्यम से समर्थन दिया गया। क्या होगा सही आंसर? सही उत्तर है पाठशालाएं। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का। डैश ने सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से स्कूल स्थापित करना शुरू किया। किसने किया है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए ईसाई मिशनरी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। टैगोर पारंपरिक भारतीय शिक्षा के साथ डैश के तत्वों को जोड़ना चाहते थे। किन तत्वों को जोड़ना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर? उत्तर है आपका ये पश्चिमी शिक्षा को भी इंक्लूड करना चाहते थे। चलिए प्यारे साथियों, ये आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 है वो आज के इस प्रश्न के साथ समाप्त हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ऊपर आपको घंटे वाला बटन दिख रहा होगा, उसे आप लोग दबा दीजिए ताकि क्लास से रिलेटेड जो भी और कक्षाएं हो उस क्लास की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये जो सेशन है ये सेशन आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि जब आप फीडबैक दोगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, किन चीज़ों में हमें सुधार लाने की आवश्यकता है और आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, मैं जब भी समझ पाऊंगा। यदि मैं केवल आपसे फ़ोन पे बात करता रहूँ, आपकी बातों को नहीं सुनूंगा, तो सिंपल सा बात है कि आपकी बातें मेरे को समझ में नहीं आएगी। आप क्या चाहते हैं वो भी मेरे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बताना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर सही करने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास का फीडबैक ज़रूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। आज का अगला और अंतिम सवाल है, 1854 में कंपनी ने 4 से 5 स्थानीय स्कूलों की देखभाल के लिए कई डैश नियुक्त किए। किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था सरकारी पंडित को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस प्रश्न का। इसी प्रश्न के साथ प्यारे साथियों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मैं आपको एक काम दे रखा हूँ कि जब भी आप सेशन करने आओ, जब भी आप क्लास में आएंगे, आप एक उदाहरण से समझना। जब आप कहीं पर पढ़ने के लिए जाते हैं ट्यूशन में या फिर स्कूल में, तो वहाँ पर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते हैं, तभी आपको पढ़ने में आनंद आता है। ऐसे ही जब आप इस क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे तो एक निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो भी क्लास आज पढ़ाई जाएगी उसके विषय में आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़ कर के आएंगे। जब आप उस चैप्टर से रूबरू थोड़ा बहुत हो जाएंगे तो मैं यहाँ से समझाने में आपको समर्थ हो जाऊँगा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप चैप्टर पढ़ कर के आइए। जो चैप्टर पढ़ कर के आए हैं वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। जो नहीं पढ़ कर के आए हैं, एक बार मैं पुनः उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैप्टर नंबर 7 को कल पढ़ कर के आएंगे। मैं एक बार कल पूछूंगा कि चैप्टर नंबर 7 कितने स्टूडेंट पढ़ कर के आए हैं। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैप्टर नंबर 7 आप कल पढ़ कर के आएंगे। विश्वास करिए, जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ कर के आएंगे और मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँगा उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आनंद पूर्वक आप इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और सीटेट के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है, हम वहाँ तक बहुत कुछ कवर कर लेंगे। करते हैं सेशन को समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में एक नए सेशन के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।